सो इंटीग्रेशन के बाद नेक्स्ट, अब ये टूल्स खत्म हो गए। ग्राफ जब मैं शुरू करूंगा चैप्टर तभी बीच में आपको ग्राफ करा दूंगा। मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, काइनेमेटिक्स। इनफैक्ट काइनेमेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट चैप्टर था इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स, जो हमने कवर कर लिया। सेकेंड है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा है मोशन इन प्लेन। और मोशन प्लेन से पहले वेक्टर्स कर, फिर मोशन इन प्लेन। आपके सिलेबस का सबसे लेंदी चैप्टर है और इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। लाइक पूरा सिलेबस इस पर डिपेंड करता है। दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। ये हम कर चुके हैं। ये जो चैप्टर मैं लिख रहा हूँ, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। These two will include chapter number 4 of NCERT. ये मैथमेटिकल फिजिक्स एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया हुआ, बट विदाउट these tools आप चैप्टर नंबर 3 नहीं कर सकते। सो काइनेमेटिक्स देख लो, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया होगा। देखिए, फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन की स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ अ पॉइंट मास, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, किसी भी टाइप का मोशन, लिक्विड फ्लो कर रहा है, वेव्स मूव कर रही है, किसी भी टाइप का मोशन आप मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स को हम फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो सब ब्रांच है जिसमें हम मोशन स्टडी तो करेंगे बट विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। सो काइनेमेटिक्स इज सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with motion without considering its cause. Without considering its cause. सो काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम मोशन को स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। दैट्स काइनेमेटिक्स। सो अब से जो कुछ भी हम करेंगे पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स का, इतना लिखिए। सो मोशन स्टडी करने का क्या मतलब है? यू विल स्टडी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बट मोशन क्यों हुआ, बॉडी क्यों मूव करी, दैट्स द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन फोर्स होता है, फोर्स हम स्टडी नहीं करेंगे। लाइक चैप्टर में इससे मतलब नहीं होगा कि बॉडी स्टार्ट क्यों करी। एक बार स्टार्ट कर गई तो उसके आगे से जो कुछ भी है वो सब आप काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। कॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट यूनिट है डायनामिक्स का, उसमें स्टडी करें। इतना लिखा आप सब लोगों ने? रब करूं इसे। अच्छा, मैंने ऑलरेडी पहले लिखवाया था। चलो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये काइनेमेटिक्स अगर आपको ढंग से नहीं आता होगा, आपकी पूरी फिजिक्स बढ़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। इससे पहले के चैप्टर्स लाइक चैप्टर नंबर 2 अगर आपको नहीं भी आता, यूनिट 1 नहीं भी आता, मैटर नहीं करता। लेकिन यहां से आपका बेसिक फिजिक्स शुरू होती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, this starts with the concept of frame of reference. देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप जहां से भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, दैट प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई आप ग्राउंड पर खड़े हुए हो, आप सामने से देख रहे हो एक कार मूव कर रही है, आप कार कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, उस डिस्प्लेसमेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। कार की कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो। कहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड से। सो दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जैसे आजकल रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे रोड पर फिक्स होता है, वो कैमरा कैलकुलेट करके बता देता है कार की स्पीड क्या थी। तो वो कैमरा ग्राउंड पर फिक्स्ड है, तो उस कैमरे के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। अगर उस कैमरे को आप एक मूविंग बस या मूविंग ट्रेन में कनेक्ट कर दें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग बस या मूविंग ट्रेन हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल वो जगह है जहां से आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। In a very simple language, frame of reference is just place of observation. आप जहां से भी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, that place of observation is basically your frame of reference. ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल डेफिनेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस consist of three-dimensional coordinate system for measurement of position, for measurement of position and clock for time measurement. सो थ्री डायमेंशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन डिसाइड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे। दूसरा एक क्लॉक फिक्स्ड हो, जो क्लॉक आपको टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई वो जो कैमरा लगा होता है ना, जो कैमरा स्पीड बता रहा है कार की, कार की स्पीड से आ रही है, तो कैमरा दो चीजें मेजर करता है। वो देखता है कार की पोजीशन में कितना चेंज आया, तो उसके अंदर कोई डिवाइस है जो पोजीशन डिसाइड कर सकती है, और वो ये भी देखता है चेंज कितने टाइम में आया, तो उससे वो एक एवरेज स्पीड या वेलोसिटी डिसाइड कर देता है। सो दैट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद द नेक्स्ट डेफिनेशन इन मोशन इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। कि आप कब कहोगे कि बॉडी रेस्ट में है और कब आप लेके चलोगे कि बॉडी मोशन में। तो देखिए रेस्ट, जहां पर मुझे समझ में नहीं आया, मूविंग ऑब्जेक्ट की या ज्यादा, क्या मतलब, एक बार माइक यूज कर लो जहाँ पे, क्वेश्चन तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। सर मैं कह रहा हूँ सर, आपने कहा कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक मूविंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएगी, हाँ, लेकिन अगर सर नहीं ज्यादा होंगे तो फिर? नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेस ऑफ ऑब्जर्विंग वो जगह है जहां से बैठकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लीजिए जाबिर, आप घर की छत पे खड़े हुए और नीचे कोई बाइक जा रही है, आप देख रहे हो बाइक कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो छत हो जाएगी यार, समझ रहा है? जी सर। या आप रोड पर जाकर खड़े हो जाते हैं और आप देख रहे हैं कि भाई सामने से एक कार गुजर रही है, किसी स्पीड से जा रही है, तो आपके लिए वो जो रोड है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसा हो जाए कि मैं आपको एक और कार में बिठा दूं और आप दूसरी कार को देख रहे हो, तो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कार हो जाएगी जिसमें आप बैठे हो। यस सर, आ गया समझ। छत है आपकी हिमांशु, अगर आप छत पे खड़े होकर बर्ड देख रहे हो तो आपकी वो जो छत है दैट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो भी प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से बैठकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये तो बेसिक डेफिनेशन है। या तो मैंने लिखा, अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि छत पर खड़े होकर आप बर्ड की स्पीड देख रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो भाई मेजर करोगे कैसे? आंख से देखकर तो पता चलेगी नहीं कि क्या स्पीड थी। तो आप कोऑर्डिनेट मेजर करोगे कि अच्छा बस ये बर्ड पहले x इक्वल टू 0 पर थी, अब x इक्वल टू 2 पे चली गई। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिससे आप कोऑर्डिनेट डिसाइड कर पाए। सो दैट्स बेसिकली योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर तुम्हारे पास वॉच भी होनी चाहिए जिससे डिसाइड कर पाओ अच्छा इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। तो इसीलिए मैंने लिखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आपके हाथ में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे आप पोजीशन भी मेजर कर पाए और टाइम भी मेजर कर
और वेरी सिंपल लैंग्वेज, जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कार में बैठे हो देख रहे हो, बस में बैठे हो देख रहे हो, बस आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। द नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट का मतलब है अगर एक बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में। लाइक आप चेयर पे बैठे होगे या बेड पर बैठे होगे, सामने वॉल देखो, आपकी रिस्पेक्ट में वॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सुबह से शाम टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन वॉल अपनी जगह है, तो आप कहते हो आपकी रिस्पेक्ट में वॉल रेस्ट में। तो रेस्ट मीन्स if a body does not change its position with time, with respect to frame of reference. तो अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही और किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे बॉडी रेस्ट में। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर जाती है तो आप कहेंगे बॉडी मोशन में। ये रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों ऐड कर रहा हूं, अभी इसको डिस्कस करते हैं। If a body change its position with time with respect to frame of reference, तो अगर एक बॉडी अपनी टाइम के साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर देती है तो आप कहोगे बॉडी मोशन में। जैसे आप बैठे हो, आप बाहर विंडो से झांक कर देखते हो या कुछ देखता है जो चल रहा है, कोई कीड़ा ही चल रहा है, मच्छर उड़ रहा होगा जरूर, तो आपकी रिस्पेक्ट में वो मच्छर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप कह रहे हो कि ओके ये मेरी रिस्पेक्ट में मोशन में आ गया। अदनान, अगर कुली कोई ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है तो रेस्ट में होगा या मोशन में? अजलान, तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर ना बस मेरा अगला जो एग्जाम्पल है वो दे देगा। अभी इस क्वेश्चन को बचा के रखते हैं, इसे अभी डिस्कस करते हैं। इतना लिख लीजिए। अजलान, आपने जो पूछा ना वो ये स्टेटमेंट है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, not absolute. Jabir, with respect to, with respect to, with respect to, WRT is with respect to. इतना आप लिख लें तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं। डन सर। ओके, सबने लिखा इतना? लास्ट लाइन बस। जो हो जाए तो बताइएगा मुझे, इसको रब करते हैं। यस सर, हो गया। तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, इस लास्ट वाले स्टेटमेंट को देखना है कि रेस्ट एंड मोशन एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड करता है आप उसे देख कहां से रहे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। दैट मीन्स एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी हो सकती है, जो डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को देख कहां से रहे। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं एक ट्रेन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। भाई ये ट्रेन है, ये ट्रेन मूव कर रही है विद सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स से बहुत हल्के चल रही थी 100 किलोमीटर पर आवर। ये एक पैसेंजर है, ट्रेन में पैसेंजर है, और ये ग्राउंड है। तो इस पैसेंजर ए को दो पैसेंजर ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक पैसेंजर बी है जो ट्रेन में बैठा हुआ है और ए को देख रहा है। एक पैसेंजर सी है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ए को देख रहा है। बी भी ए को देख रहा है और सी भी ए को देख रहा है।
So both B and C observe it. अब मुझे बताओ, जब ट्रेन वाला ए को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ए रेस्ट में, ट्रेन में सामने पैसेंजर खड़ा होगा, वो ए को देखेगा, उसे लगेगा ए रेस्ट में. ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी. लेकिन जब ग्राउंड वाला ए को देखेगा तो उसे लगेगा ट्रेन जा रही है, ट्रेन का पैसेंजर है, ट्रेन के साथ साथ जा रहा है. तो ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी. ग्राउंड की रिस्पेक्ट में ये मोशन है. बी मीन्स ट्रेन की रिस्पेक्ट में और ये ग्राउंड की रिस्पेक्ट में. अब मुझे बताओ कि ए रेस्ट में है या मोशन में. कोई एक टर्म में यूज कर सकता हूं या ये लिखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट और किसके रिस्पेक्ट में मोशन. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन करना होगा ना. सो ए है तो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही टाइम पर वो रेस्ट में भी दिख रहा है, वो मोशन में भी दिख रहा है. इसीलिए इसको लिख रहे हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, दे आर नॉट एब्सोल्यूट. अगर एब्सोल्यूट होता तो कहीं से भी देखो, रेस्ट है तो रेस्ट, कोई देखे कहीं से भी रेस्ट में रहेगा. तो इसे कहते हैं रिलेटिव. अब अजलान, आपने जो बोला था कि कुली है, कुछ ऑब्जेक्ट लेके चल रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट और कुली, अगर एक आदमी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है उसके लिए कुली भी चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी चल रहा है मोशन में. लेकिन कुली अगर ऑब्जेक्ट को देखता है तो कुली के रिस्पेक्ट में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में. सो दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कुली, बट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म. अजलान, अब क्लियर हुआ? चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ो. भाई ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें लगती हैं, लेकिन यही आपको ले जाकर आगे परेशान करेंगे. एक टफ टॉपिक आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, जो बड़ा टफ समझा जाता है. रिलेटिव बेसिकली यही चीज है कि आप अलग अलग जगह से ऑब्जेक्ट को देखेंगे और अलग अलग आंसर्स आएंगे. इतना लिख लिया हो तो बताइए मुझे, इसे रब करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें. यस सर. फिर रब कर दूं उसको. यस सर. लीजिए हिमांशु. चलिए ये हो गया. नेक्स्ट है, the next definition is motion in 1D, 2D and 3D. कैसे डिसाइड करेंगे कि 1D, 2D, 3D का क्या मतलब है? भाई ये टाइप ऑफ मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन. तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूँ 1D, 2D, 3D को समझने के लिए, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. सो 1D का मतलब है कि बॉडी कुछ ऐसे मूव करे कि या तो सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट चेंज हो, या सिर्फ उसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो, या सिर्फ z कोऑर्डिनेट. z कोऑर्डिनेट मींस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड. सो आपके मोबाइल या लैपटॉप की जो स्क्रीन है उससे बाहर आ रहा है, दैट z कोऑर्डिनेट. सो इफ यू हैव अ बॉडी, वो ऐसे जा रही है, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन ओनली x कोऑर्डिनेट विल चेंज. इट्स एग्जांपल ऑफ 1D मोशन. या y के लॉन्ग चली जाए, ओनली y कोऑर्डिनेट विल चेंज. एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन. तो 1D मींस ओनली one coordinate will change during motion. अगर बॉडी के मोशन से सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसे आप कहेंगे दैट्स 1 डायमेंशनल मोशन.
अगर और इसका एग्जांपल देख लो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जितने भी स्ट्रेट लाइन में मोशंस होंगे दे आर 1D। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको सिर्फ वही मोशन पढ़ने हैं जो वन डायमेंशनल होगा, या तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, या सिर्फ वाई चेंज होगा, या सिर्फ जेड चेंज होगा, दैट्स वन डायमेंशनल। नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल में दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे साइमल्टेनियसली, एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, या एक्स जेड चेंज हो जाए या वाई जेड चेंज हो जाए, कोई दो कोऑर्डिनेट्स। भाई ये कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग जरा गड़बड़ हो गई, ठीक कर लेना। सो ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे, दैट्स टू डायमेंशनल मोशन। एग्जांपल, मोशन इन प्लेन। अगर दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग मोशन ऑफ बॉडी तो उसे आप टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। एक और एग्जांपल देखो, इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन फ्लोर। भाई कोई इंसेक्ट है फ्लोर पे मूव कर रहा है, चीटे का मोशन देख लो, दैट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, और पूरे फ्लोर पे कहीं भी चला जाता है, टू डायमेंशनल मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज। सो ये आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का, जिसमें आप वन डायमेंशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है जिसमें आप देखेंगे कि टू डायमेंशनल कैसे स्टडी करें। ऐसी थ्री डायमेंशनल, एक्स वाई जेड तीनों ऑब्जेक्ट उड़ना शुरू कर दे, एक्स वाई जेड तीनों चेंज कर देंगे। या फिर अगर चीटा चलता है तो वो इधर उधर जाएगा ना कहीं भी, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा। उड़ता तो है नहीं, प्लेन पर जा रहा है, फ्लोर पर मूव कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चला जाए सो दैट्स 1D, बट वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ऐसे घूमेगा। देखो जैसे यही मैंने ड्रॉ किया ना, इसमें एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। यहाँ देखो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कुछ और था, यहाँ एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। 3D का मतलब है अगर सारे के सारे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स change during motion। Now, if during motion of body तीनों के तीनों coordinates change हो जाते हैं तो उसे आप कहेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल देखिए, अगर कुछ उड़ रहा है, काइट ही ले लो भाई, एक काइट है स्काई में उड़ रही, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज, कुछ भी उड़ना शुरू कर दे, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो जाएंगे। यही जो इंसेक्ट का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंसेक्ट में पर लग जाए और ये उड़ना शुरू कर दे, जब ये उड़ेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, जेड भी चेंज होगा। जैसे ये देखो, अगर ये मोबाइल ले लिया मैंने, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक इंसेक्ट है वो ऐसे ही चल रहा है, सिर्फ इसकी सरफेस पे चलता है और कहीं नहीं जा रहा। तो इस मोशन इन अ प्लेन टू डायमेंशनल, एक्स और वाई चेंज कर रहा है, उड़ना भी शुरू कर दे तो जेड भी चेंज करना शुरू कर देगा। इट्स थ्री डायमेंशनल मोशन। इतना लिखिए, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शुरू करें। झील में अगर सिर्फ जेड में जा रहा है, दिस अगेन 1D। अगर सिर्फ जेड में जा रहा है देन दिस इज 1D। नहीं वासिफ, 3D ग्राउंड में पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड में सिर्फ दो डायमेंशन होते हैं। सब लिखिए इतना, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
किस ताबिश? अगर ग्राउंड में सर्कुलर पाथ बना रहा है, इट्स मोशन इन अ प्लेन, 2 डायमेंशनल मोशन। ग्राउंड पर मूव कर रहा है, उड़ नहीं रहा, इट्स 2 डायमेंशन। एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, जेड में कोई चेंज नहीं आएगा। जी वासिफ, प्लेन का मोशन 3D होगा। रब कर दूं ये? जी सर। यस सर। चलिए सर, रब करता हूं। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में बॉडी जो शॉर्टेस्ट, जो एक्चुअल पाथ कवर करेगी, उसे डिस्टेंस कहेंगे। तो देखो डिस्टेंस क्या है। Actual path covered by the body. So मान लो एक बॉडी ए से स्टार्ट करती है, it travels up to a point B, then it moves up to C, then it come back to D. So A से B गई, B से C गई और C से D जा रही है। This actual path, this total path covered by the body is distance. So यहाँ जो distance होगा, that distance is AB, BC plus C. इसे आप distance कह देंगे, which is the total path covered by the body. Total जो path cover कर रहा है उसे distance कहेंगे। Distance is total path covered. अब अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस डिक्रीज करे। अगर एक बॉडी मूव करेगी तो उसका डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। लाइक कार में एक ऑडोमीटर होता है ना, जो रीडिंग देता है कितना कार चल गई है, उसको ऑडोमीटर कहते हैं। वो ऑडोमीटर हमेशा उसकी रीडिंग बढ़ती है। कार आगे जाए, फिर आगे जाकर पीछे भी आ जाए, तब भी ऑडोमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल पाथ कार कवर कर रही है वो तो पाथ बढ़ता जा रहा है। भाई कार घर से निकले और घूम फिर कर दोबारा घर में आ जाए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, लेकिन कार ने कुछ पाथ तो कवर किया ना, वो रीडिंग ऑडोमीटर में हो। सो दैट्स टोटल पाथ कवर। So distance of a moving body cannot be negative और जीरो। भाई अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस कभी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट डिस्टेंस डिक्रीज। ऐसा कभी नहीं होगा कि बॉडी मूव कर रही है और डिस्टेंस कम हो जाए। डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। एक बार मूव करना शुरू कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ता ही चला जाएगा। सो दिस इज डिस्टेंस बेसिकली। एक चीज और है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मींस इसमें डायरेक्शन नहीं होता। इसकी जो एसआई यूनिट है, दैट एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी जो सीजीएस यूनिट होगी, दैट सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे बताना क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस। ऐसे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, क्या ये पॉसिबल है ग्राफ? यस और नो? मुझे चैट रूम में दिखे आंसर्स। यस सर। मैं तुम लोगों को म्यूट कर रहा हूं, मुझे चैट रूम में आंसर्स दो, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। इफ़त हमजा आंसर आया, सामिया गलत है, इफ़त और हमजा का ठीक था, जाबिर का भी गलत है, हिमांशु का सही है, सैयदा का ठीक है, आयशा ठीक बता रही है, ताबिश का ठीक है, वासिफ का ठीक है। व्हाट अबाउट द रेस्ट? शफात? शफात आपके अब समझ में आ रहा है तो बताइए, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है?
ग्राफ पॉसिबल होगा ना। ये ग्राफ क्या बता रहा है, आप टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है विद टाइम, ये तो पॉसिबल होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस ग्राफ इज पॉसिबल। डिस्टेंस इंक्रीज विद टाइम, हाँ यूनिफॉर्म होगा, ग्राफ पॉसिबल। अच्छा, अब मैं आपको ये ग्राफ ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? पहले बताओ फिर मैं बताता हूं, ये ग्राफ क्या पॉसिबल है? इफ़त का आंसर ठीक है, जाबिर का भी ठीक है, वासिफ का भी ठीक है, सामिया भी ठीक बता रही है, सैफ का भी आंसर ठीक है, सैयदा का भी ठीक है। नहीं, सैयदा का गलत है, हमजा का भी गलत है, उज़मा का भी गलत है। शफात, क्या ये ग्राफ पॉसिबल होगा? कमर, अजलान, भाई देखिए, तो देखो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो डिस्टेंस कम हो रहा है। भाई पहले डिस्टेंस बढ़ा फिर कम हो गया। डिस्टेंस वाई एक्सिस पर है ना, देखो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा फिर वाई कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, डिस्टेंस डिक्रीज विद टाइम। क्या ये पॉसिबल होता है? ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा ये, क्योंकि ये ग्राफ बता रहा है टाइम के साथ साथ पहले तो डिस्टेंस बढ़ा फिर कम हो गया। डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ तो सही है, ये ग्राफ गलत है। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, 2-4 ग्राफ बना के दे देगा और कहेगा कि ये ठीक है या गलत है। तो देख लेना, डिस्टेंस है अगर तो वो कम नहीं हो सकता। इतना लिखिए फिर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सर आपने डिक्रीज लिखा है, डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी डिक्रीज, इंक्रीज होगा ना सर? ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है ना। देखो पहले तो बढ़ा फिर उसके बाद कम हुआ। डिस्टेंस तो हमने वाई कोऑर्डिनेट लिया है ना, तो पहले बढ़ा फिर कम सर हुआ। सर वो सेकंड पॉइंट की बात करें सर, इधर ही डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी कांट बी नीचे सर, नेगेटिव। नीचे नीचे यस यार, अच्छा, जैसे यहाँ इंक्रीज। हाँ जाबिर, जब दोनों इंक्रीज हो। उस्मा, जब आप बॉल भी थ्रो करेंगे ना तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। शफात, आप क्लास में हैं? यस सर। ये समझ में आ रहा है आपके? यस। क्योंकि तो मैंने अब स्टार्ट किया, तो फ्रेश टॉपिक है बिल्कुल, काइनेमेटिक्स तो फ्रेश अभी स्टार्ट किया, इसका पिछले से कुछ रिलेशन नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैट रूम में रिस्पॉन्ड किया करिए, आंसर्स दिया करिए। ओके सर। समझ में आता है कि क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ। उस्मा का क्वेश्चन है ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता। नहीं उस्मा, जो ग्राफ अगर बॉल ऑसिलेट भी कर रही है ना, आपने ड्रॉप कर दिया ऊपर नीचे जा रही है, ऑसिलेट कर रही है, वहां भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ये ग्राफ नहीं आएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा उस्मा। जाबिर, जाबिर टाइम कम नहीं हो सकता यार, देखो खुद बताओ, टाइम पीछे चला जाता तो मजा ही नहीं आ जाता। टाइम डिक्रीज नहीं हो सकता, टाइम तो इंक्रीज होगा ही होगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, वो भी गलत हो जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? रब करूँ उसको? यस सर।
डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट। Displacement is the shortest path between initial and final position. The shortest path between initial and final position. So initial और final position में जो shortest path होगा उस shortest path को हम displacement कहते हैं। So मान लीजिए ये A से B गया, C गया, D आया। A से B चला गया, B से C चला गया, C से D आ गया। अब जो shortest path ये cover कर रहा है ना, that is this. This is the shortest path between initial and final position. इस shortest path को हम displacement कहेंगे। तो यहाँ जो displacement है S, अच्छा ये वेक्टर तो ना लगाऊं मैं, तो यहाँ displacement is 80। यहाँ जो displacement है that displacement is 80. It is the shortest path. Initial और final point लिया, the shortest path between that initial and final position is displacement. Actual path से मतलब नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है? अगर एक बॉडी मूव कर रही है, क्या लगता है आप लोगों को, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज भी हो सकता है? चैट रूम में आंसर्स देखें मुझे। कैन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज? यस और नो आंसर चाहिए मुझे। सैफ का करेक्ट है, इल्मा ठीक बता रही है, इफ़त ठीक बता रहा है, वासिफ का गलत है, हिमांशु का ठीक, इल्मा का ठीक, अजलान ठीक बता रहा है, सैयदा इज करेक्ट, जाबिर का ठीक है, ताबिश का गलत है। ताबिश तुम गलत सोच रहे हो। डिस्प्लेसमेंट मैं पूछ रहा हूँ, क्या टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देखो देखो देखो, एक बॉडी यहां से यहां गई, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, वापस आ गई, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो इतना सा रह गया। और गलती से अगर वो दोबारा वहीं आ गई जहां से चली थी, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज करेगा, हर हाल में चेंज करेगा। डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट of a moving body can decrease with time. So अगर एक मूविंग बॉडी है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर सकता है। हाँ देखो वासिफ, एक बॉडी यहां से लेकर यहां तक जाती है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा, मान लो 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर लिख दिया। फिर बॉडी यहां जाती है C, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही बचेगा ना वासिफ। तो ऑब्वियसली देखो ये 5 से तो कम हुआ होगा, और बॉडी अगर घूमकर दोबारा वहीं आ गई जहां से चली थी, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई। शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल पॉइंट लो, और उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ले लो। दैट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी का पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन इवन बी जीरो। जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा बताओगे जरा मुझे? ऐसा कब हो सकता है कि एक बॉडी है और उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए? जब वो जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ जाए बॉडी। If initial and final positions are same है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। If initial and final positions are same,
positions are same, then displacement is zero. जी अजलान, नेगेटिव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ. इट्स अ वेक्टर, यहाँ डायरेक्शन होता है. वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मीन्स इट हैव डायरेक्शन. SI unit is meter, CGS is centimeter. अच्छा, अब सुनिए जरा एग्जाम्पल देखिए जहां नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. मान लीजिए A से लेकर बॉडी B तक जाती है. A से B ने कवर किया +10 मीटर. जब ये वापस B से A आएगी ना, तो अगर मैंने A से B एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो ऑपोजिट मुझे नेगेटिव लेना होगा अजलान. तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा. कोई एक डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले लिया, अगर बॉडी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो आप कहोगे ओके ये नेगेटिव. सो नेगेटिव बेसिकली डायरेक्शन की वजह से आता है. इतना लिख लीजिए. जाबिर आएंगे भी. एक्सीलरेशन जब पढ़ेंगे तो रिटार्डेशन. जब वेलोसिटी कम होती है तो उसे रिटार्डेशन कहते हैं. एक बॉडी जा रही थी 40 मीटर पर सेकंड से 30 हो गई, 20 हो गई, रुक गई, तो उसे कहते हैं रिटार्ड हो रही. एक्सीलरेशन नेगेटिव. ये सबने लिख लिया, रब कर दूं इसको. देखो ये तो सारा थ्योरेटिकल में निकल गया टाइम. अब से न्यूमेरिकल्स आने शुरू होंगे. अच्छा एक बात बताइए, संडे वाली क्लास में कई लोगों को इशू था कि बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है, नहीं होती क्लास, संडे नहीं रखना चाहते. तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं. इसमें मुझे बताना कि अगर किसी के साथ कोई परेशानी आ रही है. इस नो टाइम सर. से किसी को परेशानी है? एक सेकंड ये लिख लें. चैट रूम में यस नो लिखते रहो जो टाइम मैंने लिखा था. जब जल्दी लिखते रहो. किसी का नो है तो फिर मैं देखूंगा. किसी को इशू है? यस और नो. कोई यस वाला नहीं है. चलो बहुत बढ़िया. ताबिश क्या इशू है यार, तुम्हारे साथ इशू है? सर मैं सर दूसरी कोचिंग जाता हूँ सर, तो इस वजह से सर मुझे सिर्फ कल बुलाया किसी चीज के लिए. तो सर कल के लिए सर आप किसी और टाइमिंग रख लीजिए इस सैटरडे सर. फिर एक काम, तुम कब फ्री होगी बताओ. सर सर 4:30 के बाद या 2 से पहले कभी भी. चलो तो एक काम करना, तुम 1:30 आना, मैं तुम्हें कल 1:30 से कराऊंगा. ठीक है. ओके सर. ओके सर. सिर्फ इस सैटरडे की बात है सर. हाँ बस 1:30 आ जाओ तुम. सर हम 2 पे ही आए. हाँ क्लास 2 पर है. मुझे बस ओके. ताबिश के साथ में डिस्कस है. वासिफ ये यार बहुत सारे बच्चों को इशू था, तुम्हें तो नहीं था लेकिन काफी बच्चों के साथ है. हाँ ये कल से होगा. तुम्हें संडे मेरे पास बच जाएगा. मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो उसे संडे दे लेंगे. सर संडे भी क्लास होगी? अब पहले सैटरडे रखते हैं, फिर शायद मुझे बढ़ाना पड़े. देखिए बैच आपने नवंबर में बनी है ना, तो मुझे बहुत टाइम चाहिए कंप्लीट करने के. तो मैंने शुरू में ही कहा था बैच में कि मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाता चला जाऊंगा. अभी तो नहीं है संडे, इस संडे तो नहीं है, लेकिन शायद उसके बाद में कुछ टाइम बढ़ाता चला जाऊंगी. ओके सर. सो सैटरडे क्लास है ना, संडे वाली क्लास मैं सैटरडे दूंगा कल 2 to 3. ओके सर. चलो भाई आज इसको यहीं छोड़ते हैं. शफात आप रुकिएगा जरा, क्लास तो ओवर है. शफात आप रुकिएगा, आपकी फर्स्ट क्लास थी, मैं बात कर लूंगा आपसे. अस्सलाम वालेकुम सर.